हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में बायोलॉजी की बुक में चैप्टर नंबर 5 है, लाइफ प्रोसेसेस। और ये चैप्टर जितना डिफ़िकल्ट लगता है उतना है नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इजी है। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जितना है बुक में उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी के लिए काफ़ी है उतना। तो और इस चैप्टर में से ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड्स में, तो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। और और अगर आपने अभी तक इस चैनल को, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आगे की वीडियोस भी ऐसे ही चैप्टर वाइज बनाऊंगी। तो और मुझे बताना कि आपको कौन से चैप्टर के पहले चाहिए, ताकि मैं उस चैप्टर के पहले बना लूँ। जब आपको पढ़ना हो तब आपकी वो वीडियो अवेलेबल हो। तो जो भी आपको बनाना, जो भी आपको चैप्टर चाहिए, तो मुझे बता देना कमेंट्स में कि आपको वो चाहिए, तो मैं पहले वो वाला चैप्टर बना दूँगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इससे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें हमें पता कैसे लगता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नॉट 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 अलाइव है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है या जिंदा नहीं है। तो हमें उसमें कुछ मूवमेंट्स दिखते हैं, या तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर भाग रहा है, डॉग, अगर इफ द डॉग इज रनिंग और द काउ इज च्यूइंग समथिंग, या फिर एक इंसान जो है वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो हमें पता लग जाता है ओके ही इज अलाइव। ठीक है, बट जानवर कोई एनिमल सो रहा है, तब हमें कैसे पता लगता है कि वो जिंदा है या जिंदा नहीं है। मतलब हमें कैसे पता लगेगा? तो तब भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट्स दिख जाते हैं, जैसे वो रिस्पायर कर रहा होता है, मतलब ब्रीदिंग कर रहा होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है। अब आती है प्लांट्स की बारी। तो तुम बोलोगे कि ओके, प्लांट्स भी ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स अलाइव हैं। या फिर हमें विजिबल ग्रोथ दिखती है प्लांट्स की, कि डे बाय डे वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो अलाइव हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स नहीं ग्रो, मतलब कुछ प्लांट्स में हमें ग्रोथ विजिबल नहीं होती है, या फिर कुछ प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं, तो वो कैसे अलाइव हैं। या फिर कुछ एनिमल्स भी, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, हिप्पो, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो उनके में कोई मूवमेंट नहीं दिखता है, बट वो फिर भी जिंदा होते हैं। तो वो क्यों होता है? तो कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्मॉल स्केल पर होते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ज़रूरी हैं जिंदा रहने के लिए। तो इसका आंसर है येस। ओके, कुछ वायरसेस में ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नहीं होते हैं। वायरसेस में हमने बचपन से अभी तक पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग पर आके वायरस नॉन लिविंग थिंग होता है, अगर लिविंग थिंग पे आ गया वायरस तो वो लिविंग थिंग बन जाता है। ठीक है, तो वही है कि अगर वो नॉन लिविंग सरफेस पे होता है तो उसके अंदर के कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। बट अगर वो किसी लिविंग थिंग के सरफेस पे आ गया या फिर उसने इन्फेक्ट कर दिया, तो वो लिविंग बन जाता है और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होने लगता है। ओके, नाउ व्हाई दीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ? तो वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। तो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स मतलब ऑर्गन्स हैं, प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो और ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यूज से। टिश्यूज बने हैं सेल्स से, और सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ये एक पूरा वेल डिफाइंड, वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, और ये बहुत प्रोन टू डैमेज है अगर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आया तो। मतलब टेम्परेचर से भी बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, या फिर पीएच से इफेक्ट हो जाएगा। तो इसको मेंटेन और रिपेयर रखने के लिए, इस पूरे सिस्टम को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। देखा होगा आपने कि हमारे घर में कोई भी नॉर्मली अगर कोई मशीन भी आती है हमारे घर में, फॉर एग्जाम्पल एसी भी आता है, तो उसकी हमें साल में 2 बार सर्विसिंग ज़रूरी होती है, वरना वो ख़राब हो जाता है। तो हमें उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए भी, हमारे सर्वाइवल के लिए भी, ये मेंटेनेंस और रिपेयर के जो प्रोसेस होते हैं ना, ये ज़रूरी होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। तो बेसिकली ये लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? The basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life processes. तो कोई भी basic functions जो ज़रूरी होते हैं living organisms के लिए for their survival is known as life process. Okay, तो अब ये life processes basically 4 तरीके के, 4 process हैं इसमें। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो हमने अभी तक पढ़ा है, डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वही होता है न्यूट्रिशन। सेकंड है रेस्पिरेशन, जो कि ब्रीदिंग
से रिलेटेड होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। थर्ड आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द आउटसाइड, और ये होता है ब्लड से, तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। एंड द लास्ट इज एक्सक्रीशन, जिसमें कि हम जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको हम बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट प्रोसेस से ही स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन से। तो ये सेशन न्यूट्रिशन का ही होगा, हम नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे बाकी सारे टॉपिक्स की। तो यहाँ पर हम फिलहाल फोकस करते हैं न्यूट्रिशन को। अब न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। न्यूट्रिशन मतलब खाना, ठीक है। तो हमें खाना ज़रूरी होता है, और क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम खाने को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में और दूसरे वाइटल न्यूट्रिएंट्स में, जो कि ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड अस एनर्जी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस। अब ये न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? पहले तो एनर्जी ही हो गई, देन ग्लूकोज जो कि प्राइमरी एक एनर्जी का सोर्स होता है, वाइटामिन्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे मिनरल्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए। तो हम बोलते नहीं है, किसी की कोई भी ब्लड टेस्ट होता है या रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें हमें दिखता है कि ओके डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती हैं, तभी कोई ना कोई बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ को, हमें हमारी सर्वाइवल के लिए और हमारी लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। ऑर्गेनिजम्स भी दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हीटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स दे कैन मेक देयर फूड ऑन देयर ओन। आप तुम बोलोगे कि खाना तो हम भी बना लेते हैं अपना, नहीं। ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो खाना बनाते हैं, लेकिन जो सोर्स यूज़ करते हैं वो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो दे यूज़ रॉ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब सेकंड आते हैं, सेकंड टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, जो कि खाना खुद नहीं बना पाते हैं और डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पर, ठीक है। दे यूजेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच आर ब्रोकन डाउन इन द बॉडी बाय एंजाइम्स। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, जो कि ब्रेक डाउन होता है उनका बॉडी के अंदर बाय एंजाइम्स। एग्जाम्पल्स हो गए एनिमल, फंगाई। अब ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के हैं, तो न्यूट्रिशन भी दो टाइप का है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वही के the process in which organisms take substances from outside in the form of carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. ये बहुत ज़रूरी है, sunlight and chlorophyll, and convert them into carbohydrates. तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। This occurs in green plants and the process is called photosynthesis, ठीक है। Now these carbohydrates get stored in the form of starch and serves as an internal energy. प्लांट्स में ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। नाउ इक्वेशन ये वाली बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड होनी चाहिए। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आनी है, बैलेंस्ड। और यहाँ जो ज़रूरी है सनलाइट और क्लोरोफिल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन ही सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। तो ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और ये रिलीज करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ओके। नाउ अब ये प्रोसेस को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। होता क्या है? सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल में, मतलब क्लोरोफिल जो होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को। अब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी ले ली और वाटर मॉलिक्यूल पर
ये लाइट मतलब ये लाइट एनर्जी एक्ट की तो कन्वर्ट हो गया वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये बेसिकली होता है। अब स्प्लिटिंग हो गई, इसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाए तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके रिएक्ट कर जाते हैं और ग्लूकोज बन जाता है। बस यही होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो सिंपली लाइट अब्जॉर्ब हुई, क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब की लाइट को, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। हाइड्रोजन ने कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्ट किया और बना लिया हमारा ग्लूकोज, सिंपल। बाय प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन और वाटर निकल जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाले स्टेप्स हैं वन आफ्टर अनदर हो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट प्लांट्स होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ले लेते हैं, रात में, और फिर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के बाद ये इसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डे आता है, सुबह होती है, फिर ये क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है एंड अगेन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और जो इंटरमीडिएट बना उस पर हाइड्रोजन एक्ट करके फिर ग्लूकोज बना लेता है। ऐसे होता है, ठीक है। अब ये ज़रूरी होता है डेजर्ट प्लांट्स में ही क्यों होता है ये, क्योंकि डेजर्ट में होती है बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसीलिए इनको अपना पानी बचाने के लिए दिन के टाइम पे स्टोमेटा तो हमें पता ही है ना, स्टोमेटा क्लोज रखने पड़ते हैं। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स स्टेम फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो ये जो है, ये पोर जो है, ये स्टोमेटा है, ठीक है। अब दिन के टाइम पे इसको क्लोज रखना है ताकि वाटर लॉस भी ना हो, और रात के टाइम पे ये ओपन हो जाएगा। तो दिन के टाइम पे ये क्लोज रहेगा, रात में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता कैसे है, कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये किडनी शेप के या बीन शेप के सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा को सराउंड करते हैं, स्टोमेटा को सराउंड करते हैं। इनका काम ही यही होता है कि ये रेगुलेट करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, रेगुलेट करना इनका काम होता है कि ये रेगुलेट करें स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को, ठीक है। तो बेसिकली जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है तो ये स्वेल हो जाते हैं और ओपन कर देते हैं स्टोमेटा को फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, जब इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, बेसिकली तभी होता है। लेकिन जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए या बहुत गर्मी है या इवेपोरेशन बहुत हो रहा है, ट्रांसपिरेशन बहुत हो रहा है, तो ये श्रिंक हो जाते हैं, ये वाले सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, इनहिबिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ड्राई कंडीशंस। तो काम इनका यही है, ओके। तो बेसिकली इनका काम है, दे आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ गैसेस and also to protect the stoma, okay, and to protect the plant from the transpiration. Now autotrophic की बात हो गई, अब करते हैं heterotrophic nutrition की बात। तो heterotrophic nutrition, it is a mode of nutrition in which organism depends on other organisms for food to survive. They can't make their own food like green plants. ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स थे, वो अपना खाना खुद बना रहे थे। हम लोग हीटरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं ग्रीन प्लांट्स पे या फिर कुछ और एनिमल्स पे अपने खाने के लिए, ठीक है। तो हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैव टू टेक इन ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे नीड टू सर्वाइव। तो वही हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो हमें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, सारे मिनरल, सारे वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इसीलिए हम लोग हीटरोट्रॉप्स होते हैं। नाउ एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म का एक अलग तरीका होता है फूड लेने का। 3 टाइप के हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड जो है हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू हमारा जो होता है खाना प्रोसेस होता है। तो हम फूड इनटेक किया, उसके बाद हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया, अब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, मतलब डाइजेशन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर मतलब पैरासाइट्स वो होते हैं जिनको एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है रहने के लिए, वो उनकी बॉडी से
अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो लाइस होती है वो हमारे ह्यूमंस के या फिर कुछ एनिमल्स के हेयर में हो जाती है, तो वो अपना जो खाना है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड लेती हैं उस एनिमल की बॉडी से, तो वो पैरासाइट है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, मतलब वो डेड और डिकेइंग मैटर को पहले ही डाइजेस्ट कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी, मतलब उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, नाउ वे ऑफ टेकिंग फूड इज डिफरेंट, सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो डिफर्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा, उनमें क्या होता है, तो अमीबा जैसे कि हमें पता है कोई शेप तो होता नहीं है अमीबा का, ठीक है, वो तो किसी भी शेप में आ जाता है। तो जैसे ये अमीबा है, यहाँ पे हमारा कोई सा फूड पार्टिकल है, ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है फूड के अराउंड, जिसको हम ज़्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज ज़्यूडोपोडिया। ये स्ट्रक्चर ज़्यूडोपोडिया बना लेता है। उसके बाद ये फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है, और एक फूड वैक्यूल बना लेता है। ये जो हॉलो से स्ट्रक्चर बनाया ना, ये फूड वैक्यूल बना लिया इसने। अब फूड वैक्यूल बन गया, तो अब ये फूड का जो पार्टिकल है ना, इसको ये अंदर ही ब्रेक डाउन कर देगा इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ये फूड का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये जो इसने फूड को ब्रेक डाउन किया, इसको ये इजीली अब्जॉर्ब कर लेगा और वापस से वही नॉर्मल अपनी शेप में आ जाएगा। तो ये अमीबा के डाइजेशन का तरीका है। ठीक है, पैरामीशियम एक और ऐसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बट पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ आके फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कुछ और ऑर्गन्स आने लगते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो अब जैसे हम ह्यूमंस की ही बात करेंगे अब यहाँ पर, तो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम होता है जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो अब एक एक करके उसकी बात कर लेते हैं। तो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल है, एक लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू दी एनस। तो ये पूरी इसको पूरा को एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। और एसिमिलेटरी ऑर्गन्स मतलब सारे ऑर्गन्स जो भी एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है डाइजेशन की माउथ से। तो अब हमने खाना खाया और देन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय क्रशिंग और च्यूइंग। सबसे पहले फूड क्रशिंग और च्यूइंग से स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस gets converted into simple substances by enzymes secreted by salivary glands called salivary amylases। जो salivary glands होते हैं वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। वो लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एक सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। वो सिंपल सब्सटेंस बेसिकली ग्लूकोज होता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ही कन्वर्ट कर पाता है अमाइलेसिस, मतलब स्टार्च को या फिर और भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली अमाइलेज जो एंजाइम है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स पे नहीं करता है, फैट्स पे नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। द सलाइवा मिक्स्ड विद फूड makes it wet, which can easily be taken in the form of a bolus, food bolus। अब जो सलाइवा और फूड मिक्स हो गया ना, वो एक बॉल सी बन जाती है जिसको हम फूड बोलस बोलते हैं। तो नेक्स्ट अब वो माउथ से जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है माउथ को टू द स्टमक, और food mixed with saliva travels through it and it pushes down the food by muscular movements called peristaltic movement और peristalsis। कुछ मूवमेंट्स होते हैं यहाँ फूड पाइप में और ईसोफेगस में जिनको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। इसी की मदद से जो हमारा फूड है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम माउथ डाउन टू स्टमक। ओके, नाउ खाना स्टमक में आ चुका है। स्टमक में जैसे ही खाना आया, स्टमक का साइज बढ़ गया। ठीक है, स्टमक की वॉल सिक्रीट करने लगी गैस्ट्रिक जूसेस को और मिक्स करने लगी खाने को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। ठीक है, मूवमेंट्स हुए काफ़ी सारे
ऐसे 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 मूवमेंट्स हुए और खाना मिक्स हुआ अच्छे से गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। ठीक है, अब काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द एनवायरनमेंट एसिडिक एंड पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट इज फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। ठीक है, पेप्सिन करता है, अब यहाँ से प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम स्टमक। यहाँ पर पेप्सिन है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एनवायरनमेंट को एसिडिक बना रहा है। एक यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। ये म्यूकस बेसिकली एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एसिड। तो ये ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि आपने सुना होगा कि बड़े लोग खाना खाते हैं या ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो बोलते हैं कि ओके एसिडिटी हो रही है, आज एसिडिटी हो रही है। तो वो क्या होता है बेसिकली उनकी म्यूकस में कुछ डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से वो म्यूकस हेल्प नहीं कर पाती और HCl जो है HCl इरिटेट करने लगता है हमारी फूड पाइप को या फिर वॉल्स ऑफ स्टमक को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो वो म्यूकस का काम होता है। अब यहाँ जब फूड एग्जिट करता है स्टमक से तो उसका रेगुलेशन स्फिंक्टर मसल करता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन्स पर आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग टाइप की होती है। ह्यूमंस में शॉर्ट होती हैं और हर्बीवोरस एनिमल्स में लॉन्ग होती हैं। क्यों होती हैं? हर्बीवोर एनिमल्स बेसिकली ग्रास खाते हैं। ग्रास में सेल्यूलोज होता है जो कि डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन इतना इजीली नहीं हो पाता सेल्यूलोज का, इस वजह से उनकी इंटेस्टाइन्स लॉन्ग होती हैं ताकि उनको ज़्यादा टाइम मिले डाइजेस्ट होने के लिए और ज़्यादा फिर वो एंजाइम्स उनके ऊपर एक्ट करें और सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, एनिमल्स सेल्यूलोज नहीं खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, मीट खाते हैं, इस वजह से डाइजेशन ईजी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती हैं, मतलब शॉर्ट होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कार्निवोर्स की और हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन्स में। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें अगर, तो अब खाना स्टमक से आ गया इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब वो एसिडिक है। स्टमक का खाना तो एसिडिक है, अब उसको बनाना है थोड़ा सा एल्कलाइन ताकि बाकी सारे एंजाइम्स एक्ट कर सकें उस पर। तो एल्कलाइन कौन बनाता है? लिवर के सिक्रीशंस फूड पर एक्ट करते हैं और उसको एसिडिक से एल्कलाइन बनाते हैं। एल्कलाइन बनने के बाद लिवर के ही सिक्रीशंस उस पे फैट्स पे एक्ट करते हैं और लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। हमने देखा है कि जैसे हम ऑयल को भी अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इस तरीके से कुछ स्पेयर्स बन जाते हैं ऑयल के, वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाता। तो ऐसे ही फैट्स के भी ग्लोब्यूल्स होते हैं, स्फेरिकल बॉल्स होती हैं जो स्मॉलर बॉल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। बाइल जूस से कन्वर्ट हो गई लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूस, अच्छा ओके, बाइल जूस जो है वो लिवर सिक्रीट करता है। ठीक है, लिवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस और गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना। लिवर तो सिक्रीट कर रहा है और गॉल ब्लैडर स्टोर कर रहा है। पेनक्रियास सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस में दो तरीके के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का और लाइपेज का काम होता है फैट्स को डाइजेस्ट करने का। तो हमारे पास अभी तक 4 तरीके के एंजाइम्स हो गए हैं। लाइपेज को आप याद रख सकते हो ऐसे कि लाइपेज मतलब लिपिड्स से याद रख सकते हो। लिपिड्स फैट्स को ही बोलते हैं, फैट्स का दूसरा नाम लिपिड्स होता है। तो लिपिड्स के लिए लाइपेज होता है और प्रोटीन्स के लिए ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, प्रोट ट्रिप ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, और पेप्सिन भी प्रोटीन्स के लिए होता है, पेप प्रोट ऐसे करके। ठीक है, तो 4 तरीके के एंजाइम्स पढ़े हैं, अमाइलेजेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करने के लिए, पेप्सिन होता है प्रोटीन्स को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए, लाइपेज होता है लिपिड्स को या फिर फैट्स को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो लाइपेज जो होता है वो डाइजेस्ट स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स। अब ये जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बने ना फैट्स के, इनको डाइजेस्ट कर देगा हमारा लाइपेज। ठीक है, डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो इवेंचुअली बना क्या? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बन गए, फैट से बन गए फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ये सारी कंपाउंड्स ब्रेक डाउन तो हो गया इनका सिंपल सब्सटेंसेस में। अब क्या?
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये हमारी बॉडी में जाना भी तो ज़रूरी है ना, जहाँ जहाँ हमें चाहिए, हमें जहाँ जहाँ नीड है इन चीज़ों की, ये वहाँ वहाँ होनी चाहिए ना। तो वो कैसे होता है, वो होता है कि इंटेस्टाइन्स की जो लिमिट, हॉलो एरिया हो गया इंटेस्टाइन्स का, ये वॉल समझ लो और ये एक ट्रांसफर सेक्शन समझ लो, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन है, इसका ट्रांसफर सेक्शन है। तो यहाँ ना इंटेस्टाइन की वॉल्स पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विली, विली, ठीक है। तो ये हमारा फूड है, ये विली से अब्जॉर्ब हो जाता है। अब तुम बोलोगे ये डायरेक्टली क्यों नहीं अब्जॉर्ब हुआ ऐसे इंटेस्टाइनल वॉल्स पे, क्योंकि विली से जो है ना ये सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि ये फोल्डिंग की वजह से, अब देखो यहाँ का सरफेस एरिया, यहाँ का सरफेस एरिया देखो और ये सरफेस एरिया देखो, ज़्यादा है ना ये वाला, तो इसलिए सरफेस एरिया बढ़ गया अब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये इसीलिए विली ज़रूरी होती हैं। और ये विली जो होती है ना बहुत रिच होती हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में बहुत रिच होती हैं, कैपिलरीज होती है इन विली में। तो डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड होता है, इनटू आर्टरीज होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ल्यूमन टू ब्लड। So now the digested food is taken up by the intestine through finger-like projections called villi, and these villi are richly supplied with blood vessels. So the absorbed food is then get to each and every part of the body. ब्लड में आ गया एक बार तो फिर तो सर्कुलेट होके पूरी बॉडी में चला जाएगा, जिस भी ऑर्गन में हमें ज़रूरत होगी, जिस भी न्यूट्रिएंट की, वो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब सारा प्रोसेस हो गया है डाइजेशन का, ऑल द फूड हैज़ गॉट डाइजेस्टेड, सारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है। अब जो बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड, उसका क्या होगा, ठीक है। उसका ये होता है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होगा, बस जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसमें से वाटर और सॉल्ट का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसकी वॉल से वही अब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का और सॉल्ट्स का, और फिर जो भी सारा मॉइस्चर है वो सारा अब्जॉर्ब हो गया, और फाइनली द सॉलिड वेस्ट इज मूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस व्हिच इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल होती है जिसको हम एनल स्फिंक्टर बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। दैट्स इट। एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इससे पूरे से। सबसे पहले हमने खाना जो खाया है वो ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर पीसेस व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्टिविटी, और सलाइवरी अमाइलेजेस कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। अब माउथ से गया ईसोफेगस में, बोलस था, बोलस बन गया, बोलस गेट्स डाउन फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद अब स्टमक में गया, गैस्ट्रिक जूसेस एक्ट किए, HCl ने एसिडिक एनवायरनमेंट बनाया, पेप्सिन ने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया, ठीक है, म्यूकस ने प्रोटेक्ट किया इनर लाइनिंग स्टमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ गया खाना, रेगुलेट हुआ स्फिंक्टर मसल्स से, ठीक है। लिवर ने बाइल प्रोड्यूस किया, एल्कलाइन बनाया, एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाया। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज किए जिसमें होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो इवेंचुअली कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में, फैट्स कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स हो गए अमाइनो एसिड्स में। विलाई से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर फर्दर अब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का और सॉल्ट्स का। बाकी जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट रहा वो इजेक्ट हो जाता है, and all the waste get out from the body through anus, and it is regulated by anal sphincter. So this was all about nutrition, one of the major life processes which is necessary for our survival.